मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे उस एहसान का तुम्हें सिला दूँ। मैं मिलिट्री पुलिस को यह बताना चाहता हूँ कि ये शिकार वांग ने पकड़ा है। इस शख्स ने वांग को इस काम के लिए तैयार कर लिया और वांग को ऐसे लालच दिए कि वांग की अकल पर पर्दा पड़ गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं उसे पकड़वा दूंगा और उसकी सारी बातें बताऊंगा और कुछ झूठ मूठ बातें अपनी तरफ से भी शामिल कर दूंगा। दोस्त ने उसे बताया कि वो आज वापस जाकर उन आदमियों को बताएगा जो फौजी जासूस हैं। वांग के दोस्त का इशारा उन 2 आदमियों की तरफ था जो मुझे कस्बे में मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने पहले मुझे कभी नहीं देखा। वो मुझे शकी निगाहों से देख रहे थे। मैं पहले बता चुका हूं कि वो दोनों आदमी मेरे जहन में ऐसे बैठे कि निकल नहीं रहे थे और मैं उन्हें एक खतरा समझने लगा था। उसके बाद वांग अपने दोस्त के साथ मेरे झोंपड़े में आया था। उस शख्स ने मेरे साथ जो बातें की थी वो मैं सुना चुका हूँ। ये बातें मुझ तक इस तरह पहुंची कि वांग की बहन ने साथ वाले कमरे में रुककर ये सारी बातें सुनी और तानी को सुनाई। मैं चश्मे तस्वुर से देख सकता था कि यह सुनकर तानी किस तरह तड़प उठी होगी। तानी की नज़रों में मेरी हैसियत जिंदगी और मौत देने वाले फरिश्ते जैसी थी। मैंने पहले बताया है कि वो अपना आप मुझ पर कुर्बान करने को तैयार थी। उसने वांग की बहन से तो कुछ न कहा, घर जाकर अपने खामिन को बातें सुनाई। उसका खामिन मेरा मुरीद और मोतक़िद था। मैंने उनकी शादी करवाई थी। मैं उन दोनों के दरमियान रुकावट बन सकता था लेकिन ना बना और उनकी शादी करवा कर मुझे खुशी हुई थी। तानी के खामिन ने यह बातें अंगसोन को सुनाई। मेरा ख्याल है कि अंगसोन की उस लड़के के साथ कोई रिश्तेदारी भी थी। अगर रिश्तेदारी नहीं थी तो ये बात ज़रूर थी कि अंगसोन दयानतदार और बेहतर किस्म का आदमी था। फिर ये अजीब बात भी सुने। शाम के बाद वांग की बहन तानी के घर गई और उसे कहा कि किसी तरह मुझे खबरदार कर दिया जाए और मैं अपने बचाव का कुछ बंदोबस्त कर लूँ। तानी ने यह बात भी अपने खामिन को बताई और उसका खामिन रात फिर अंगसोन से मिला और उसके कानों में यह बात भी डाल दी कि वांग की अपनी बहन मुझे बचाना चाहती है। ये सुनकर मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं जानता था कि इस बस्ती की तमाम औरतें और नौजवान लड़कियां मुझे देवता या कोई गैबी ताकत वाला इंसान समझती थीं। उन्होंने सुना था और बाज ने रंगून में देखा भी था कि जापानी अच्छी अच्छी लड़कियों को अपने साथ ले जाते थे। फिर समीउल्लाह और उसके गुंडों ने इस बस्ती की किसी भी जवान लड़की को नहीं बख्शा। जिस लड़की को इशारा कर देते उसके वालिदैन खुद लड़की को समीउल्लाह और उसके गुंडों के पास भेज देते थे। 9 जापानी आ गए थे तो उन्होंने बस्ती की कुछ लड़कियों को रात अपने पास रखा था और मैंने जब उन जापानियों को मार डाला तो औरतें मुझे देखने को आती थीं और सर झुका लेती थीं जैसे मेरी पूजा कर रही हों। ये वजह थी कि वांग की बहन भी चाहती थी कि मैं उसके भाई और भाई के दोस्त के जाल में ना आऊं और जिंदा सलामत यहाँ से निकल जाऊं। हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता था कि मैं बचकर यहाँ से निकल जाऊं। आप शायद नहीं जानते साहब, अंगसोन ने कहा, बस्ती की औरतें आपको देवता समझती हैं। देख लें कि वांग की अपनी बहन चाहती है कि आप यहाँ से निकल जाएं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वांग और उसका दोस्त अगर फौज की पुलिस को या किसी को भी यहाँ आपको पकड़ने के लिए ले आए तो इस बस्ती की सारी आबादी उनके मुकाबले के लिए निकल आएगी और आपको उनके पास नहीं जाने देगी। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं इसका नतीजा क्या होगा। हाँ अंगसोन, मैंने कहा, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग या हम सब उन 2-4 आदमियों को तो मार डालेंगे तो फिर होगा यूं कि वहां से फौज आ जाएगी और मेरे साथ तुम सबको मार डालेगी या पकड़ कर ले जाएगी। फिर इस बस्ती की जवान लड़कियों का खुदा ही हाफिज होगा। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। यहाँ से निकल जाएं, अंगसोन ने कहा। इस बस्ती का कोई शख्स, कोई औरत, कोई बच्चा नहीं चाहता कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन हमें आपकी जिंदगी दरकार है। आपका चले जाना भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि आपको यहाँ से कैदी बनाकर फौज ले जाए या यहाँ से आपकी लाश उठाई जाए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप चले जाएंगे तो उस वांग को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तरीके से गायब करूंगा कि ना उसके कातिल का पता चलेगा ना ही उसकी लाश मिलेगी। मुझे निकल ही जाना चाहिए, मैंने कहा, लेकिन मैंने दरिया के पार जाना है। दरिया किस तरह पार करूंगा? जापानियों की मोटर बोट मौजूद है, अंगसोन ने कहा। मोटर बोट लेकर गायब हो जाएं। लेकिन मैं मोटर बोट चलाना तो जानता ही नहीं, मैंने कहा। और दरिया की हालत देखो, सैलाब उतर ही नहीं रहा। किनारे डूबे हुए हैं। दरिया के दरमियान में लहरें देखो कितनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। मोटर बोट चलाना कोई मुश्किल काम नहीं, अंगसोन ने बताया। मैं आपको अभी वहां ले जाकर बता देता हूं कि मोटर बोट स्टार्ट किस तरह होती है और उसे दाएं बाएं किस तरह मोड़ा जाता है और रोका भी किस तरह जा सकता है। मैंने यह मोटर बोट बड़ी अच्छी तरह देखी है। उसमें तेल की कमी नहीं, बहुत दूर तक चली जाएगी। ये मोटर बोट इतनी ताकत रखती है कि उन बड़ी बड़ी लहरों को चीरती हुई पार निकल जाएगी। मैं जानता था कि अब मेरे लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और पकड़े जाने का खतरा सर पर आ गया है। एक ही रास्ता रह गया था, लेकिन उस रास्ते में बहुत ही चौड़ा और सैलाबी दरिया हाइल था। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ वहाँ कोई दरिया नहीं।
वहाँ बरसाती नाले हैं और बरसात के मौसम में जब बारिश बरसती है तो उन नालों में सैलाब आ जाता है जो चंद घंटों बाद ख़त्म हो जाता है। मैंने सर्विस में आकर जब बाहर की दुनिया देखी तो कई एक दरिया देखे, लेकिन बर्मा का दरियाए एरावती बहुत ही चौड़ा और ख़तरनाक दरिया था। लेकिन मुझे उसी दरिया में से निकलकर पार जाना था या इसी में डूब कर मर जाना था। मर जाने के ख्याल से ये सोच आई कि पकड़े जाने से बेहतर है कि मैं मौत को कबूल कर लूँ। मौत के रास्ते पर जाने से ये उम्मीद पैदा होती थी कि हो सकता है कि मैं ज़िंदगी के अगले किनारे पर पहुंच जाऊं। ठीक है अंगसोन, मैंने कहा, मुझे मोटर बोट चलाना समझा दो। आज ही, अंगसोन ने कहा, बल्कि अभी। इन लोगों का कुछ पता नहीं कि किस वक्त आ जाएं। आपने जो कुछ करना है वो आज कर लें। हम दोनों को इकट्ठे दरिया तक नहीं जाना चाहिए, मैंने कुछ सोचकर कहा। मैं टहलते टहलते उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां मोटर बोट छुपा कर रखी हुई है। तुम किसी और तरफ से वहां पहुंच जाना, अब तुम चलो। अंगसोन तो चला गया, लेकिन मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो गई जैसे मुझे सैलाबी दरिया में फेंक दिया गया हो। मुझ पर डूबने की कैफियत तारी होने लगी। अचानक मुझे गुज़िश्ता रात का ख्वाब याद आया तो मेरा हौसला ज़रा मजबूत हो गया। ख्वाब याद ना आता तो भी मुझे अपना हौसला मजबूत करना था। इसके सिवा अब कोई चाराए कार न था। मैंने अल्लाह को याद किया और उठकर बाहर निकल गया। मेरा ज़मीर साफ था। मैं अपने पीछे बड़ी अच्छी यादें छोड़कर जा रहा था। मुझे एहसास था कि इस बस्ती के लोग मेरे लिए दुआ ही करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि चलो अच्छा हुआ एक बदकार इंसान यहाँ से निकला। ये मेरा तजर्बा है कि ज़मीर और रूह पर किसी गुनाह और बदी का बोझ ना हो तो इंसान की रूहानी कुव्वतें ख़तरे के वक्त बेदार हो जाती हैं और इंसान मोजज़े करके दिखा सकता है। मैं खरामा खरामा दरिया की तरफ चला गया और ज़रा आगे जाकर रास्ते से हटकर झाड़ियों वगैरह की ओट में हो गया ताकि कोई और, ख़ुसूसन वोंग, मुझे ना देख ले। वोंग देख लेता तो दौड़ता हुआ मेरे पास आता और कहता, तुम्हारे साथ की खातिर आ गया हूँ। मैं उस जगह तक उतर गया जहाँ मोटर बोट बंधी हुई थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। अंगसोन जल्द ही वहाँ पहुँच गया। मैंने ये मोटर बोट पहले भी देखी थी और एक दो मरतबा बाद में भी देखी थी, लेकिन गौर से नहीं, ज़रा दूर से ही इस पर नज़र डाली थी। अब अंगसोन मुझे उसके अंदर ले गया। तब मैंने देखा कि यह बड़ी ही मजबूत मोटर बोट थी और ये जापानी फ़ौज की थी। इसकी एक साइड पर जापानी ज़बान के 2-3 अल्फाज लिखे हुए थे। इससे मुझे ये तसल्ली हो गई कि यह आम किस्म की माही गिरों वाली बोट नहीं, इसमें बड़ी ताकत है साहब, अंगसोन ने कहा। मेरा पक्का यकीन है कि इन सैलाबी मौजों को यह कश्ती कुछ भी नहीं समझेगी। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरह स्टार्ट करना है। अंगसोन ने पहली बार मुझे बताया कि वो माहीगीर था, लेकिन छोटा मोटा माहीगीर नहीं, बल्कि ऐसी ही मोटर बोट या लॉन्च किराए पर लेकर समुंदर में दूर तक चला जाता और वसी पैमाने पर माहीगिरी करता था। उसने मुझे बताया कि ये स्विच ऑन करके इस तरह इंजन स्टार्ट होता है और उसने इंजन स्टार्ट करके दिखाया। फिर उसने बताया कि मोटर बोट कैसे चलाई जाती है। मैं गौर से सुनता और समझता रहा। उसकी रफ्तार तेज़ करना भी उसने बताया और रोकना भी बताया। मैंने देखा कि यह कोई मुश्किल काम नहीं था। ये मोटर बोट है साहब, अंगसोन ने कहा, यह मोटर गाड़ी नहीं। मोटर गाड़ी हो तो नए आदमी के लिए इसे सीधा चलाना और सड़क पर ही रखना मुश्किल हो जाता है और किसी दरख्त से या किसी और चीज़ से टकराने का खतरा रहता है। लेकिन यह पानी पर तैरने वाली कश्ती है। आप इस पर काबू नहीं रख सकेंगे तो ये बाएं को चली जाएगी या दाएं को चली जाएगी। तो जाने दें, घबराएं नहीं और उसे सीधा कर लें। उसने किसी चीज़ के साथ नहीं टकराना। दरिया बहुत चौड़ा है और दरिया में ना कोई दरख्त है, ना बिजली का कोई खंबा है और ना ही दूसरी कोई ट्रैफिक। अगर ये किनारे की तरफ चली जाए तो रफ्तार कम कर दें और संभाल लें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि घबराना नहीं। मेरे दिल पर जो घबराहट तारी हो गई थी वो ये देख कर ही ख़त्म हो गई कि मोटर बोट को स्टार्ट करना और चलाना, तेज़ करना और आहिस्ता करना कोई मुश्किल काम नहीं। और सामने वसी दरिया है जिसमें ये दाएं बाएं हो भी गई तो टकराने का या उलट जाने का खतरा भी नहीं। खतरा सिर्फ ये नजर आ रहा था कि दरिया के वस्त में मौजें ज़रा ऊंची उठ रही थी और कहीं कहीं भंवर भी था। मैंने अंगसोन से पूछा कि भंवर से बचना ज़रूरी है या नहीं। भंवर से बच ही जाएं तो बेहतर है, अंगसोन ने कहा। बाज़ भंवर बड़े भी होते हैं और बड़े तेज़ो तुंद भी। हो सकता है कि कोई भंवर मोटर बोट को अपने चक्कर में ले ले। आपको चूंकि भंवर से निकलने का कोई तजर्बा नहीं, इसलिए आप भंवर से दूर ही रहें। अब ये याद रख लें कि जब आप यहाँ से बोट निकालेंगे तो कुछ दूर तक किनारे के साथ साथ रहना ताकि आप बड़ी मौजों से बचे रहें। 2-3 मील आगे जाएं तो देखेंगे कि दरिया और ज़्यादा चौड़ा हो गया है। वहाँ आप मोटर बोट को ज़रा बाएं करके तिरछा अगले किनारे की तरफ ले जाएं। याद रखें, बिल्कुल सीधा किनारे की तरफ नहीं जाना क्योंकि सैलाब का जोर ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि पहलू की तरफ से ऐसी लहर उठे कि बोट को ऊपर उठाकर पटक दे। इसका तरीका यह है कि आप तिरछा होकर अगले किनारे तक जाएं, 2-3 मील दूर जाकर किनारे से लगें। अगर बोट लहरों में से नहीं निकलती और लहरें उसे अपने साथ ले जा रही हैं तो भी घबराना नहीं।
होगा ये कि बोट लहरों के साथ ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन उल्टेगी नहीं। आपने उसे जरा सा बाएं तरफ मोड़ना है, बिल्कुल जरा सा। इस तरह ये मौजों और बड़ी लहरों से निकलती चली जाएगी और आगे किनारे तक आपको कोई लहर नहीं मिलेगी। किनारा करीब आ जाए और आप ये इरादा कर लें कि यहाँ से बाहर निकलना है, तो रफ्तार बहुत कम कर दें, बल्कि रफ्तार ख़त्म कर दें और बोट अपने आप किनारे तक पहुँच जाएगी और ज़ोर से टकराएगी नहीं। आप कूद कर बाहर निकल जाएं। अंग सोन ने मुझे जो सबक देना था दे लिया, हर ज़रूरी बात और हर ज़रूरी हिदायत दे दी, और मैंने जो कुछ पूछना था पूछ लिया। तेल के मुतल्लिक पूछा तो अंग सोन ने देख कर बताया कि बहुत तेल है। ये फौज की मोटर बोट थी, इसलिए तेल की टैंकी भरी हुई थी। अंग सोन जिधर से आया था उधर ही चला गया। मैं मोटर बोट से निकला और वापस चल पड़ा। अपने झोंपड़े तक आया तो वांग मेरे इंतजार में खड़ा था। वो जिस तरह हर सुबह मुझे तपाक से मिला करता उसी तरह मिला। मेरे तो तन बदन में आग लग गई, लेकिन मैंने उस पर यह जाहिर ना होने दिया कि उसकी सारी साजिश का मुझे इल्म हो गया है। मैं रोज़मर्रा से ज़्यादा खुशी का इजहार करते हुए उससे मिला और हम दोनों बरामदे में ही बैठ गए। वहाँ बैठने, लेटने और बातें करने के सिवा कोई काम होता ही नहीं था। वांग ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने बताया कि ज़रा सैर सपाटे के लिए दरिया तक चला गया था। मुझे एक और ख्याल आ गया, मैं वांग को कुछ धोखा देना चाहता था। वांग, कब जाओगे वांग? मैंने कहा, तुम मुझे एक बार वहाँ ले गए थे, तो अब जी चाहता है कि वहाँ बार बार जाऊँ। वो कस्बा मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जब कहेंगे चले चलेंगे साहब, वांग ने कहा। मेरा दोस्त भी कह गया था कि मौलवी साहब को फिर कभी अपने साथ लेकर आना। कल तो नहीं, परसों तरसों चलेंगे। मैंने कहा, तुम्हारा दोस्त तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुख्तसर बात यह कि मैंने वांग के साथ ऐसी बातें की जिनसे उससे ज़रा भी शक नहीं हो सकता था कि मैं उसकी सकीम से वाकिफ़ हो चुका हूँ। वो कुछ देर मेरे पास बैठा और चला गया। मैं झोंपड़े में चला गया और बिस्तर पर बैठकर ये सोचने लगा कि फ़ौरन यहाँ से निकल जाऊँ या 1-2 दिन इंतज़ार कर लूँ। हकीकत ये थी कि मैं दरिया से डर रहा था और मेरा जहन फरार और खुद फरेबी की तरफ चल पड़ा था। वो इस तरह कि मैंने सोचा कि हो सकता है अंग सोन ने मेरे आगे झूठ बोला हो। झूठ बोलने की यही वजह हो सकती थी कि उसकी वांग के साथ कोई दुश्मनी पैदा हो गई हो और उसे वो मेरी नज़रों से गिराना चाहता हो, या उसका ख्याल ये हो कि मैं किसी वक्त भड़क कर वांग को गोली मार दूँ। मैंने ये सोच तो लिया, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे तस्दीक करवाता कि अंग सोन ने सच बोला है या उसकी नीयत कुछ और थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि तानी अपने खामिन के साथ झोंपड़े में दाखिल हुई। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और मुस्कुरा कर इशारा किया कि बैठ जाएं। वो दोनों मेरे सामने मेरे करीब बैठ गए। ये दोनों कभी कभी मेरे पास आया करते थे और मैं दोनों के चेहरों पर शगुफ्तगी और मुस्कुराहटें देखा करता था, लेकिन उस रोज़ दोनों के चेहरों पर उदासी थी और संजीदगी ऐसी जो इस उम्र में चेहरों पर नहीं आया करती। तानी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मेरी तरफ से रखाई। उसने अपना सर इतना झुकाया कि उसका माथा मेरे पाँव पर आ लगा। सर उठाकर उसने मेरा दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, उसे चूमा, फिर आंखों से लगाकर छोड़ दिया। उसने फिर अपने हाथ जोड़ दिए और उसका ये अंदाज और हरकतें ऐसी थीं जैसे मैं किसी देवता का बुत था और वो मेरी पूजा कर रही थी। उसकी इतनी खूबसूरत आंखें सुर्ख हो गईं और फिर उन आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ रखा। उसके खामिन ने भी वैसे ही किया कि हाथ जोड़कर मेरे पाँव पर सजदा किया और फिर मेरा दायां हाथ पकड़कर चूमा और आंखों से लगाकर छोड़ दिया। मुश्किल ये थी कि दोनों उर्दू नहीं जानते थे। तानी के खामिन ने उर्दू के चंद एक अल्फाज कहीं से सीख लिए थे। उसने वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़बान बोली और साथ में इशारे किए जिनसे मैं यही समझ सका कि ये मुझसे पूछ रहा है कि अंग सोन ने मुझे कुछ बताया है या नहीं। अंग सोन का नाम तो उसने 3-4 मरतबा बोला। तानी ने अपनी ज़बान में बात करते हुए हाथों से इशारे किए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसने वांग का भी नाम कई बार लिया। उसका चेहरा बताता था कि उसके दिल में वांग के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। दो इंसानों की नीयतें साफ हों, दिली और रूहानी वाबस्तगी हो तो इशारे भी समझ में आ जाते हैं। उन दोनों के साथ मेरा कुछ रूहानी रिश्ता था। मुझे खासी दिमाग सोजी करनी पड़ी। मैंने कुछ अपनी ज़बान में कहा और ज़्यादातर इशारे किए और तानी के खामिन ने उर्दू के ये चंद एक अल्फाज अपनी ज़बान में जोड़कर इशारे किए तो मुझ पर वाज़िया हो गया कि अंग सोन ने मुझे जो इत्तला दी है वो बिल्कुल सही है। कुछ देर और बैठकर तानी और उसका खामिन एक बार फिर मेरे पाँव पर सजदा करके उठे और चले गए। खामिन पहले झोंपड़े से निकला। मुझे आज तक वो लम्हात याद हैं। तानी दरवाजे में से निकलते निकलते रुक गई और उसने घूमकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उदासियों का तासुर पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैंने हाथ ऊपर करके हिलाया और वो दरवाजे से निकल गई। उनके जाने के बाद मैं इस सोच में डूब गया कि जल्दी निकल जाऊं या 1-2 दिन देख लूं। अंग सोन कहता था कि मैं जल्द निकल जाऊं।
ये तो मैं फौजी की हैसियत से जानता था कि इंटेलिजेंस वालों को किसी पर शक हो जाए तो वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं किया करते ताकि उनका मुश्तबा इधर उधर ना हो जाए। मैंने ये फैसला किया कि आज रात निकल जाऊंगा। फिर ये सोच आई कि वो लोग इससे पहले भी आ सकते हैं, मुझे उसकी पेशबंदी कर लेनी चाहिए। मेरे पास अपनी राइफल थी और एम्यूनिशन भी था जो अब थोड़ा रह गया था। इसके अलावा अंग्रेज़ पायलट का रिवॉल्वर भी मेरे पास था। वो पुराने टाइप की राइफल थी जिसे मार्क 3 कहा जाता था। उसकी मैगजीन में आमतौर पर 5 राउंड डाले जाते थे, लेकिन मैगजीन में 10 राउंड भी समा जाते थे और 11वां राउंड चैम्बर में रखा जाता था। मैंने मैगजीन में 10 राउंड डाल लिए और 1 राउंड चैम्बर में डाला और सेफ्टी कैच बंद कर लिया। यह राइफल मैंने अपने बिस्तर में तकिए की तरफ छुपा दी। बिस्तर फर्श पर बिछा हुआ था। रिवॉल्वर में 6 गोलियां डालकर नेफे में उड़स लिया। मेरी जहनी कैफियत एमरजेंसी यानी हंगामी हालात वाली हो गई थी। अब मुझे एक लम्हे के लिए भी बेखबर नहीं होना था। दोपहर के वक्त मेरा खिदमती आदमी खाना ले आया जो मैंने हिजानी सी कैफियत में खाया। बमुश्किल 1 या 1.5 घंटा गुजरा होगा कि अंगसोन मेरे झोंपड़े में दाखिल हुआ। मैं लेटा हुआ था और गनूदगी महसूस कर रहा था। अंगसोन को देखकर मैं उठ बैठा। वो आ गए हैं, अंगसोन ने कहा। वो वांग के झोंपड़े में हैं। आप निकल जाएं या उनका इंतजार कर लें कि वो आपके पास आते हैं या नहीं, लेकिन ये सोच लें कि मुसीबत आपके सर पर आ गई है। तुम यहाँ ना ठहरो, मैंने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम पर शक करें कि तुमने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था। अंगसोन चला गया और मैं अपने दिफा के मुतल्लिक सोचने लगा। मैंने ये भी सोचा कि वो लोग अभी वांग के घर में हैं। मैं यहाँ से खिसक जाऊँ और उनके आने तक मोटर बोट स्टार्ट करके दरिया में चला जाऊँ, लेकिन इसमें यह खतरा नजर आया कि ऐसा हो सकता है कि मैं अभी दरिया से दूर ही हूँ तो वो मुझे देख लें या कोई मुखबर उन्हें बता दे कि मैं दरिया की तरफ जा रहा हूँ। ये तो मैं भी जानता था कि इंटेलिजेंस के वो 2 आदमी खाली हाथ नहीं होंगे। उनके पास रिवॉल्वर होंगे जो उन्होंने कपड़ों के अंदर छुपाए हुए होंगे। वो जब मुझे भागता देखेंगे तो पीछे से मुझ पर फायर खोल देंगे। मोटर बोट पर सवार हो जाने की सूरत में तो मैं उनके लिए बड़ा आसान टारगेट बन सकता था। वो दरिया के किनारे पर आकर मुझे मार सकते थे। मैंने बेहतर यही समझा कि उन्हें आने दिया जाए। अंगसोन से मैंने पूछ लिया था कि वो कितने आदमी हैं। उसने बताया कि 2 तो वो आदमी हैं जो मुझे कस्बे में मिले थे। वो तो डील डोल से ही फौजी लगते थे। वो थे ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी। उनके साथ वांग का दोस्त था। मुझे तो ये तवक्को थी कि वो 2-4 मिलिट्री पुलिस के आदमियों को भी साथ लाएंगे, लेकिन मैं समझ ना सका कि वो मिलिट्री पुलिस को क्यों नहीं लाए थे। वजह यही हो सकती थी कि मैं अकेला था और मुझे धोखा देने के लिए वांग उनके हाथों में खेल रहा था और मुझ पर काबू पाने के लिए वो खुद ही काफ़ी थे। मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ लेट गया। गनूदगी बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। ये तो अल्लाह की ज़ात ही बता सकती थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या ला रहा था और इसका नतीजा क्या होगा और मैं किस अंजाम को पहुंचूंगा।